स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रोज की भांति अभ्यास सीरीज में आज हम मेंस की राइटिंग शुरू करेंगे। आपको दो क्वेश्चंस देंगे और उन दो क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विश्लेषण। तो अभ्यास और विश्लेषण, ये दो सीरीज हमारी चलेंगी। विश्लेषण जो है वो आपको रात में 10 बजे डेली मिलेगा। इसमें हम प्रतिदिन दो या दो से अधिक जो अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड और रेलेवेंट फैक्ट्स आपको देंगे और एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा उसका कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आपको अब डेली 10 बजे एक और वीडियो देंगे जो न्यूज़ एनालिसिस से रिलेटेड होगा, न्यूज़ के मेजर पॉइंट्स को कवर करता होगा और उस न्यूज़ से एसोसिएटेड जो न्यूज़ होंगी उनको भी उसी के साथ कवर करता हुआ होगा। तो आप 10 बजे देखिएगा, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। आज दिन है वेंसडे और इस वजह से आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी वाज द कोर ऑफ नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन ब्रिटिश इंडिया। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है, धन के निष्कासन का सिद्धांत है, वो उपनिवेशवाद के आलोचना का मूल है जो राष्ट्रवादी विचारक हैं भारत के, उनके द्वारा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थ्योरी, यानी कि आपको ये बताना है कि इस थ्योरी का क्या मतलब है और व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच द ड्रेन वाज टेकिंग प्लेस। आपको दो बातें इसमें पूछी गई हैं। पहला ये कि इसका तात्पर्य क्या है और दूसरा धन निकासी का माध्यम क्या क्या है। तो आपको ये दो चीजें पूछी गई हैं। ठीक, तो अब हम पहले आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, उससे पहले जो पहली लाइन लिखी गई है कि ये एक नेशनलिस्ट क्रिटिक था कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। तो देखिए, जो भारत से धन का लगातार निष्कासन हो रहा था इंग्लैंड के लिए, उसको धन के निष्कासन का सिद्धांत माना गया। और वास्तव में जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी वेल एजुकेटेड क्लास था, वो इसको बहुत बड़ा बेस मानता था कॉलोनिज्म के क्रिटिसिज्म के लिए, ब्रिटिश कॉलोनिज्म के क्रिटिसिज्म के लिए। ठीक है, ये थ्योरी, ये सिद्धांत सबसे पहले जो दिया वो दादा भाई नेरोजी ने दिया था अपनी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो बुक लिखी थी इन्होंने 1867 में। इसी को आगे चल के आरसी दत्त ने और अच्छा एक्सप्लेन किया। उनकी बुक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फिर सपोर्ट किया इसको एमजी रैनाडे ने। ठीक है, तो एक बेसिक ये सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नेहरूजी के द्वारा और उसके बाद आरसी दत्त और एमजी रैनाडे ने इसको सपोर्ट किया था। अब आते हैं कि कैसे होता था ये ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के तरीके क्या थे, साधन क्या थे, संसाधन क्या थे, मीन्स क्या थे, तरीके क्या थे। तो सबसे पहले देखिए, जो सैलरी और पेंशन है ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को, वो जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको भी दी जा रही है और जो बाहर काम कर रहे हैं इंडिया की तरफ से उनको भी भारत से ही दी जा रही है। प्लस जो भी लोन लिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा वो भी भारत सरकार पे कर रही है अंग्रेजों को। प्लस जो भी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैं, प्रॉफिट उनको ट्रांसफर हो रहा है इंडिया से। ठीक, इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, ये तीन कारणों से, तीन तरीकों से है। एसी बनर्जी ने इसको एक्सप्लेन किया था। नंबर 1, इलीगल प्रेजेंट्स टू कंपनी सर्वेंट्स। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के लोग हैं उनको बहुत सारा इलीगल प्रेजेंट्स दिया जाता है, गिफ्ट दिया जा रहा है। दूसरा, ह्यूज अर्निंग बाय कंपनी सर्वेंट्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन इनलैंड ट्रेड। जो कंपनी के सर्वेंट है वो जो खुद व्यापार में हिस्सेदारी करके खूब सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तीसरा, प्रॉफिट मेड बाय ब्रिटिश फ्री मर्चेंट्स थ्रू प्राइवेट ट्रेड। इसके साथ जो फ्री मर्चेंट्स आ रहे हैं वो प्राइवेट ट्रेड करके फायदा कमा रहे हैं। अब इन सब के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है वो अनइक्वल ट्रेड। ठीक है, तो अब अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव टैरिफ अपना रहे हैं फॉरेन ट्रेड्स को लेकर, जिससे क्या हो रहा है कि वो ब्रिटेन का सामान तो इंडिया में सस्ता आ रहा है लेकिन बाहर का सामान महंगा आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ब्रिटिशर्स के लिए अलग है, रेस्ट ऑफ द यूरोप के लिए अलग है। ठीक है, अब इसके साथ साथ
जब वो सस्ता सामान इंडिया में ले आ रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो क्या हो रहा है कि इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कंपटीशन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामान महंगा मिल रहा है। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स द्वारा कॉटन और सिल्क एग्जाम्पल देखिएगा, गुड्स आ रहा है इंडिया, उस पर ड्यूटी क्या दी जा रही है? 3.5%। इंडियन कॉटन और गुड्स जो इंपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन में, उस पर 20% और 30% ड्यूटी दी जा रही है। अब आप सोचिए, कॉटन और सिल्क पर हमारे यहाँ, उनके यहाँ से जो आता है उस पर 3.5%, जो हमारे यहाँ से ब्रिटेन जा रहा है उस पर 20% और 30% की रेट से ड्यूटी दी जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो कि लगभग बजट का 1/3 है, पूरी ब्रिटिश एम्पायर लगभग मेंटेन कर रही है, लेकिन उसका पैसा कहां से जा रहा है? इंडियन रेवेन्यू से जा रहा है। प्लस इनविजिबल चार्जेस भी थे, जिसको होम चार्जेस और काउंसिल चार्जेस कहा जा रहा था, जो वहां पर अधिकारी मेंटेन किए जा रहे थे, जो वहां पे लोग मेंटेन किए जा रहे थे लंदन में, उसकी कॉस्ट भी इंडिया से ली जा रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया उनके द्वारा, जिसमें वो एजेंसी हाउसेस और बैंक्स लेकर के आए। अब ये क्या थे? ये एक तरीके से इलीगल प्राइवेट ट्रेड को चैनलाइज करने के लिए उन लोगों द्वारा खोले गए थे, और इससे इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम भी हैम्पर हो रहा था। तो ये भी तरीका था। तो अब आप देखिए, इतने तरीके थे जिससे वो हमारे यहाँ से धन अपने यहाँ ले जा रहे थे। तो ये केवल हमको एक लूट नहीं कर रहे थे, ये धन का निष्कासन कर रहे थे। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि आपने बता दिया कि क्या मीनिंग होता है और क्या तरीके थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के कौन से माध्यम से, जिनके माध्यम से धन की निकासी हो रही थी। ये दो चीजें आपने बता दी। अब कंक्लूजन दे दीजिए। ठीक है, नेचर और कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल समझने के लिए जो नेशनलिस्ट और मॉडरेट थिंकर थे, जो शुरुआती दौर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो वास्तव में ये मानते थे कि वो इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया पर शासन करने के लिए, और इसी को वो ब्रॉडली ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कह रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए एक अच्छी कोटेशन भी है कि इट वाज लाइक फ्राइंग फिश इन द ऑयल ऑफ फिश, ये आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपने कंक्लूड कर लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। Peasant movements in colonial India were goal oriented and based on certain ideology and organization. Critically evaluate. जो भारत के किसान आंदोलन है, पीजेंट मूवमेंट्स हैं, वो गोल ओरिएंटेड थे और कुछ आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे, और आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड थे। क्रिटिकली इवेल्युएट करिए। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे लक्ष्य उन्मुख थे और विचारधारा और संगठनों पर आधारित थे। समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, तो आज पीसेंट मूवमेंट का क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं, वो बेसिकली किसके अगेंस्ट हैं? वो बेसिकली अगेंस्ट हैं मनी लैंडर्स के, बिग लैंडलॉर्ड्स के, और ऑपरेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश के। तो इनका मेजर विरोध जो मनी लैंडर्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट है, और थोड़ा बहुत अंग्रेजों के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम देखें कि क्या उनकी गोल्स थे, क्या आइडियोलॉजी थे, क्या ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसको समझने के लिए हम पूरे पीजेंट मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फेज है पीजेंट मूवमेंट का, जो कि 1858 से पहले का है। ठीक है, इस समय के पीजेंट मूवमेंट जो है वो बेसिकली लोकल लेवल पे हैं, जहां पर किसान वहीं के हैं, बहुत ही वायलेंट नेचर के हैं, अनप्लान्ड हैं। ठीक है, और इसके सडन आउटबर्स्ट होते हैं, मतलब किसान नाराज हुए लोकल लेवल पर और उन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है, इनका एजुकेशन लेवल लो है, और ये बहुत ज्यादा ना तो मुकदमाबाजी जानते हैं, ना अधिकारी है, ना इनके पास नॉलेज है। तो इस वजह से ये किसानों और जो मनी लैंडर्स हैं और जो प्लांटर्स हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेना नहीं जानते हैं। ठीक है, अब इस मूवमेंट्स के साथ है कि इनके साथ कोई ब्रॉड विजन नहीं है, बेसिकली रिएक्शन बेस्ड है और बैकवर्ड लुकिंग है, यानी कि अपनी पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, इसके साथ साथ इनका वायलेंट नेचर है, और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, चूंकि वायलेंट नेचर है तो इसको बहुत ही जघन्यता से, बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इनका मेन टारगेट मनी लैंडर्स और बिग लैंडलॉर्ड है, अंग्रेज नहीं है, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अंग्रेज इनका शोषण कर रहे हैं, इनको सामने से जो करता हुआ दिखाई दे रहा है उसी से इन्हें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फेज का आइडिया।
सेकेंड फेज जो है वो 1858 से लेके 1900 तक का है। 1858 के बाद जो है जो किसानों का मूवमेंट है उसमें उसकी प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जो मनी लेंडर्स उनको लोन दिए हुए हैं ना, उनके रिकॉर्ड्स को जला रहे हैं। ठीक है, और एक तरीके से वो सारे एलिमेंट्स हटा देना चाह रहे हैं जिसके बेस पर उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, जैसा कि डेक्कन राइट्स में हुआ। ठीक, इसके साथ साथ वो धीरे धीरे अपना पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हैं और अप्रोच को लेकर के डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, और अब इन्होंने मनी लेंडर्स और बिग लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में केस फाइल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा पीसफुल हुए हैं, टारगेटेड हुए हैं कि हमारा जहां से हमारे जो रिकॉर्ड्स हमारे लिए बर्डन बने उन रिकॉर्ड्स को जलाया जाए, और लॉ का और कानून का मदद लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फेज पे जो 1900 से लेके 1947 तक रहा। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में इस किसान आंदोलनों को जो बड़े लीडर्स थे उस समय के, जो मॉडरेट लीडर्स भी थे और थोड़े एग्रेसिव लीडर्स भी थे, उन सब ने सपोर्ट किया। जैसे कि तिलक ने, बाद में गांधी जी ने, पटेल ने, इन सब ने इनिशियल डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में पीजेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, वो नेशनल मूवमेंट के साथ साथ चलने लगा। ठीक है, जैसे गांधी जी ने चंपारण में और खेरा में किया, और इसे नया डायरेक्शन मिला पीजेंट मूवमेंट को, जिसमें वो समझ गए कि हमें ट्रुथ नॉन वायलेंस के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बना करके विरोध करना है। ठीक है, इसी के बेस पर क्या बनते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये सब पीजेंट इश्यूज को उठाने वाले बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कांग्रेस ने क्या किया, पीजेंट कम्युनिटीज बनाने शुरू की रूरल इंडिया में। ठीक है, और पीजेंट्स के जो भी समस्याएं थी उनको लेकर के वो नोट्स बनाने लगे, उनको लेकर के वो तैयारी करने लगे कि हाँ ये किसानों की समस्या है, लिस्ट बनाने लगे। ठीक है, अब कांग्रेस ने जब पीजेंट कम्युनिटीज बना लिया तो उसके बाद क्या है कि जैसे ऑल इंडिया किसान सभा है, वो वास्तव में फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट में शुरू होती है, लेकिन यूपी और अदर पार्ट्स में क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट में शुरू करते हैं मूवमेंट। तो लोकल नीड्स के हिसाब से अपनी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ न्यू आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म और पीजेंट्स स्टार्टेड डिमांडिंग रिफॉर्म इन सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि अब जो थर्ड स्टेज है उसमें वो सोशलिज्म के बेस पर, ठीक है, जहां पर किसानों के अधिकार और बराबरी की हिस्सेदारी की बात होती है, वो शुरू करते हैं और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्स, आइडियोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशन वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हैं पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो क्वेश्चंस। इन दो क्वेश्चंस के बाद मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि अभी रात में 10 बजे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जो कि न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड होगा। आज के हिस्ट्री के दोनों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई समस्या हो रही है या कुछ समझने में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।